जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग 8 और 9 दिसंबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे और ये सारे ही एनालिसिस जो हैं MCQ फॉर्मेट में होंगे, जिसके साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। तो ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए हम लोग जंप करते हैं अपने पहले MCQ पे। तो क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, What is the significance of Jammu and Kashmir Reservation Bill 2023 for refugees? तो आपको बताना है अभी हाल ही में जो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 पास हुआ है वो रिफ्यूजीज के लिए क्या महत्व रखता है, क्या सिग्निफिकेंस रखता है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इट ग्रांट्स देम वोटिंग राइट्स, क्या उन्हें वो वोटिंग राइट प्रदान करता है। सेकेंड है ऑप्शन आपके लिए इट प्रोवाइड्स रिजर्व सीट इन द असेंबली, क्या वो उनके लिए सीट आरक्षित करता है असेंबली में। थर्ड ऑप्शन है इट ऑफर्स फाइनेंशियल असिस्टेंट, क्या कोई आर्थिक सहायता देता है। या आपका आखिरी ऑप्शन है इट फैसिलिटेट्स देयर रिटर्न टू देयर ओरिजिनल होम्स, तो उनको प्रवास के लिए एक स्थान देता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो जो उनका मूल स्थान है उनको वहाँ पे भेजा जाता है, इसलिए वो फैसिलिटेट करता है। तो आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल का जो सिग्निफिकेंस है रिफ्यूजीज़ के लिए क्या है, आपको बताना है। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है इट प्रोवाइड्स रिजर्व्ड सीट्स इन द असेंबली। ठीक है, इट प्रोवाइड्स रिजर्व्ड सीट इन द असेंबली, तो उन लोग के लिए सीट आरक्षित करता है, किसके लिए, रिफ्यूजीज़ के लिए। ठीक है, अभी हम लोग पूरी बात देखते हैं इसमें। तो रिसेंटली अभी लोकसभा में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल और कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पास हुआ है। ठीक है, दो बिल पास हुए हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक तो बिल का नाम है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल और जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन बिल और रिजर्वेशन बिल। तो ये क्या करता है, ये जो रिफ्यूजीज़ बने हैं अपने ही देश में रिफ्यूजी होके रह गए हैं उनको, और जम्मू कश्मीर असेंबली के उन लोगों को जो कि पीओके से डिस्प्लेस हो चुके थे, उनके लिए एक सीट रिजर्व करता है जम्मू कश्मीर असेंबली में। ठीक है, किसके किसके लिए, एक तो रेफ्यूजीज़ के लिए और जो डिस्प्लेस हुए थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से। ठीक है, आपको पता होगा 1949 में क्या हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, उन्होंने कबीलाई आ गए थे, पाकिस्तानी कबीलाई आ गए थे और इन्होंने अनधिकृत तरीके से, अनऑथराइज तरीके से जो है कश्मीर का एक पार्ट हथिया लिया था, कश्मीर का वेस्टर्न पार्ट जो है हथिया लिया था, जो कि आज भी इन्हीं के कब्जे में है, जिनको हम लोग पीओके कहते हैं। ठीक है, तो इधर से जो डिस्प्लेस हुए लोग हैं उनके लिए एक सीट रिजर्व हो जाती है जम्मू कश्मीर में इस रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल और रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल के पास होने के बाद। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक सीट जो है पीओके डिस्प्लेस्ड रेफ्यूजीज़ के लिए ये रिजर्व की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल क्या है, ये अमेंड करेगा सेक्शन 2 ऑफ जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004। ठीक है, 2004 को करेगा, और इसमें क्या होगा, इसमें जो है ऑलरेडी जो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 में पास हुआ था, उसमें क्या था, उसमें रिजर्वेशन मिली थी जॉब्स और एडमिशन्स में टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर एंड सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास। तो इसी को करके अब क्या किया गया है, अब कर दिया गया है, दिस अमेंडमेंट बिल सजेस्ट अ चेंज इन नॉमेनक्लेचर ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल हु आर अर्लियर डिस्क्राइब्ड एज, अर्लियर डिस्क्राइब जो ऐसे हुए थे एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, तो उनको अब अदर बैकवर्ड क्लास बोला जाएगा। ठीक है, SC ST के लिए तो रिजर्वेशन रहेगा ही, पर इनके लिए भी रहेगा एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए, पर इनका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, EWS नहीं, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपसे कंफ्यूज करने के लिए ये बोल दें कि इनके नाम की जगह EWS लगा दिया गया, नहीं, ये OBCs है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है। ठीक है, तो रिजर्वेशन बिल जो लाया गया है वो इस नॉमेनक्लेचर को चेंज करता है, किसको, सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास को, किससे, अदर बैकवर्ड क्लासेस से। ठीक है, और जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाया है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। ठीक है, हाल के लिए अभी ये देख लीजिए कि एक सीट जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से डिस्प्लेस लोगों के लिए जो है रिजर्व कर दी गई है। ठीक है साथियों, और रिजर्वेशन एक्ट में हम लोग ने क्या देखा कि इनका नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ है, किसका, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का जो नॉमेनक्लेचर है उसको बदल के OBCs, अदर बैकवर्ड क्लासेस कर दिया है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने इसी चीज़ से रिलेटेड, व्हाट प्रोविजन डज द बिल मेक फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेस पर्सन्स फ्रॉम POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो भी लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से डिस्प्लेस हुए हैं उनका रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव असेंबली में कैसे होना है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, क्या वो डायरेक्ट कंटेस्ट करेंगे रेगुलर इलेक्शंस, दे कैन कंटेस्ट इन रेगुलर इलेक्शंस, ये पहला पॉइंट है आपके लिए, पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है लेफ्टिनेंट गवर्नर विल नॉमिनेट वन पर्सन,
थर्ड ऑप्शन है आपके लिए दे विल हैव रिजर्व्ड सीट्स, और फोर्थ ऑप्शन है दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द असेंबली। ठीक है, तो चलिए लास्ट वाला ऑप्शन तो अपने आप ही गलत हो जाता है, तो इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट गवर्नर विल नॉमिनेट 1 पर्सन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ने रिजर्वेशन वाली चीज़ देखी थी कि वहाँ पे नॉमेनक्लेचर ईबीसी का, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास लोगों के लिए नॉमेनक्लेचर जो है वो चेंज कर दिया गया है ओबीसी से। ठीक है, ओबीसी कर दिया गया है, अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, तो ये हम लोग ने देखा था जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 को अमेंड करके ये काम हुआ है, अभी हम लोग ने पिछली स्लाइड में देखा था। अब यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया है जो कि अमेंड करेगा किसको, 2019 के एक्ट को। ठीक है, जब यूनियन टेरिटरी को जो है जब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया था, तो उस वाले जो एक्ट आया था उस समय, जो 2019 में जो एक्ट आया था उसको अमेंड करेगा। ठीक है, और किसको रिप्रेजेंटेशन देगा, तो दो लोग को, दो कैटेगरी को रिप्रेजेंटेशन देगा, एक तो कश्मीरी माइग्रेंट्स को और एक डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को। ठीक है, डिस्प्लेस्ड पर्सन्स फ्रॉम पीओके। ठीक है, तो दो कैटेगरीज को अब इनमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट्स और डिस्प्लेस्ड पर्सन्स। कश्मीरी माइग्रेंट्स को कितना सीट्स मिलेंगी, तो कश्मीरी माइग्रेंट्स को 2 सीट मिलेंगी जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नॉमिनेट करेंगे, और डिस्प्लेस्ड पर्सन्स फ्रॉम पीओके को तो 1 सीट इनको मिलेगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कश्मीरी माइग्रेंट्स को 2 सीट मिलेंगी और डिस्प्लेस पर्सन को साथियों 1 सीट मिलेगी। ठीक है, कश्मीरी, अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहीं पे सारी चीज़ें लिखी हैं। इट सीक्स टू नॉमिनेट 2 मेंबर्स फ्रॉम कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी। ठीक है, जैसा हमने बताया अभी, कश्मीरी माइग्रेंट 2 सीटें, डिस्प्लेस पर्सन फ्रॉम पीओके 1 सीट, विद 1 नॉमिनी बीइंग अ विमेन। इन 2 सीटों में जो होंगे, एक विमेन होगी और एक मैन होगा। ठीक है, एक मेल होगी एक फीमेल होगी। ठीक है, और इसमें पूरा एक ही जो है डिस्प्लेस पर्सन फ्रॉम पीओके को एक ही सीट मिली है, और इसका नॉमिनेशन किसके द्वारा होगा, तो एलजी के द्वारा होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा होगा। ठीक है, यहाँ पे साफ सुथरे से एक बार फिर से देख लेते हैं, कश्मीरी माइग्रेंट जो है उनको 2 सीट मिलेगी। ठीक है, उसमें से एक फीमेल रहेगी एक विमेन रहेगी। ठीक है, और पीओके डिस्प्लेस लोगों को, पीओके डिस्प्लेस के लिए कितनी सीट्स है, 1 सीट है, और इन दोनों को ही कौन नॉमिनेट करेगा, मतलब तीनों सीट्स पे और इन दोनों कैटेगरीज में कौन नॉमिनेट करेगा साथियों, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, नॉमिनेशन होगा इनका, ये रेगुलर इलेक्शन से नहीं आएंगे। ठीक है, ये नॉमिनेशन होगा इनका। ठीक है, तो यहीं पे ये बात लिखी गई है। अब क्या है, अभी तो जो है इफेक्टिव स्ट्रेंथ है असेंबली की वो 83 है। ठीक है, 83 है, पर अब 114 बढ़ा के करने वाले हैं। कैसे, 83 में क्या होगा, 83 में क्या होगा, पहले तो 7 बढ़ेंगी, 7 सीट्स बढ़ेंगी जो कि रिजर्व होगी शेड्यूल कास्ट मेंबर्स के लिए, और 9 सीट और बढ़ेंगी फॉर लेजिस्लेचर्स फ्रॉम शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा कि 24 सीटें जो हैं बढ़ाई जाएंगी, जो एज पर द बिल 24 सीट्स ऑफ द असेंबली विल रिमेन वेकेंट। ठीक है, तो ये बढ़ा के पहले 7 और बढ़ाई जाएंगी तो 90 हो जाएगी। ठीक है, ये 90 हो जाएगी, और 24 तो रहेंगी, ये पीओके की सीट्स हैं। ठीक है, पीओके जब हल हो जाएगा, जब पीओके हमारा हो जाएगा, भारत का हो जाएगा, अखंड भारत हो जाएगा जब, तो 114 सीट्स हो जाएंगी। ठीक है, टोटल 114 सीट्स हो जाएंगी, देखिए यहीं लिखा है। ठीक है, 114 सीट्स यहाँ पे हो जाएंगी, और आपको ये ध्यान देना है कि 24 सीटें जो है पीओके के लिए खाली छोड़ के रखी हैं, जब इसका मसला हल होगा तब 24 सीट से जो है इलेक्शंस होंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, पीओके के लिए कितनी सीट्स छोड़ी हैं, पीओके के लिए छोड़ी है 24 सीट्स, और पीओके डिस्प्लेस लोगों के लिए कितनी सीट है, तो 1 सीट है जो कि नॉमिनेट होंगे एलजी द्वारा। ठीक है, और इफेक्टिव स्ट्रेंथ अब अभी 90 हो जाएगी, उसके बाद 24 और मिला के 114 हो जाएगी, जो कि बिल ने प्रपोज किया है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से आप ऐसे ही देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है आपका इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी का, इसके अंदर होना चाहिए था इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस हो गया है। ठीक है, क्षमा चाहते हैं, आप क्षमा कर दीजिएगा, क्वेश्चन में त्रुटि है थोड़ी सी। हाँ, तो ये अब बताइए, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी। तो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, आपके ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, सेकेंड ऑप्शन है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, थर्ड ऑप्शन है एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन वर्ल्ड वाइड, और फोर्थ ऑप्शन है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। ठीक है, तो इन चारों में से सही ऑप्शन है इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी का, तो है ऑप्शन सी, एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन वर्ल्ड वाइड। ठीक है,
तो अब हम लोग देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इंटरनेशनल नेगोशिएटिंग कमेटी जो है, इनकी अभी कुछ राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हुई थी, जो कि ये डेवलप करना चाहते हैं इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन वर्ल्ड वाइड। तो ये इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट लाना चाहते हैं, जो कि सारे देशों पे लीगली बाइंडिंग होगी कि इन सारे देशों को करना ही करना है, किस चीज़ के लिए, पोल्यूशन को रोकने के लिए, प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करने के लिए। ठीक है, प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करने के लिए ये बात करी जा रही है, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी ये बात कर रही है। ठीक है, तो ये कब तक करना है, ये कब तक इनको लाना है, तो 2025 तक कोई ऐसी इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी लानी है जिसके अंतर्गत क्या है, प्लास्टिक पोल्यूशन जो हो रुके या धीरे हुई, उसकी गति जो है थोड़ा सा धीमी हो। ठीक है, आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन हर चीज़ में। हम चिप्स खाते हैं तो उसमें प्लास्टिक होती है। ठीक है, फिर हम किटकैट खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, कितनी चीज़ें हैं, प्लास्टिक के कप्स हैं, प्लास्टिक डिस्पोजेबल्स हैं, ये सब चीज़ें सारी प्लास्टिक हैं, जो कि काफ़ी हार्म करती है हमारे एनवायरनमेंट को। इसी के लिए इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी जो है, इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग कमेटी इंस्ट्रूमेंट लाना चाहती है, जिसके चलते प्लास्टिक पोल्यूशन को जो है रोका जाए, कम किया जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत है, वो एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन वर्ल्ड वाइड के अंदर काम कर रही है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाउ मेनी इंडियन वीमेन आर फीचर्ड इन वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन 2023 रैंकिंग। तो वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन 2023 रैंकिंग में कितनी इंडियन वीमेन को इंक्लूड किया गया है, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है 4। तो कितनी इंडियन वुमेन को इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन 2023 में, आपको ये बताना है। तो साथियों, इसका सही आंसर है 4। ठीक है, 4 महिलाओं को, 4 इंडियन वुमेन को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, किसमें, मोस्ट पावरफुल वुमेन 2023 में। टॉप 100 में कितनी इंडियन वुमेन है, तो टॉप 100 में 4 इंडियन वुमेन है। ठीक है, टॉप 100 में 4 इंडियन वुमेन है। कौन कौन सी है, निर्मला सीतारमन है, जो कि हमारी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है। सेकंड है यहाँ पे रोशनी नादर, जो कि चेयरमैन है HCL टेक की। उसके बाद सोमा मंडल है, जो कि फॉर्मर चेयरपर्सन रही है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। और 76 पे है किरण मजूमदार शॉ, जो कि हैं फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ बायोकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो कौन कौन है, निर्मला सीतारमन है, रोशनी नादर मल्होत्रा है, सोम मंडल है और किरण मजूमदार शॉ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप ऐसे आप क्लियर ट्रिक बता रहे हैं। पावरफुल वुमेन जानते कब होती है, पावरफुल वुमेन एक तो किरण है और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल जानते कब होती है, सोमवार को। ठीक है, सोमवार को सबसे ज़्यादा पावरफुल विमेन रहती है। ठीक है, किरण से याद रखिएगा, जो पावरफुल विमेन है वो किरण है और सोमवार को सबसे ज़्यादा पावरफुल रहती है। ठीक है, किरण से क्या याद रखेंगे, KI से तो किरण नहीं है, किरण मजूमदार शॉ। ठीक है, KI से किरण मजूमदार शॉ। RO से क्या है, किरण नाम याद रखिए, RO से रोशनी नादर मल्होत्रा, N से है निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, और सोम से है सोमा मंडल। ठीक है, तो एक छोटी सी ट्रिक थी आपके लिए, हो सकता है आपके काम आ जाए। तो याद रखिएगा, जो किरण है, ठीक है, किरण है, वो सोमवार को सबसे ज़्यादा पावरफुल रहती है। ठीक है, पावरफुल से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पावरफुल से ही रिप्रेजेंट कर रहा है टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन 2023। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है, किरण सबसे ज़्यादा सोमवार को SOM है ये। ठीक है, ओके, एक बार इसको फिर से लिख देते हैं सही से, राइटिंग हमारी नज़रअंदाज करिएगा, जानते हैं आप कितनी खूबसूरत राइटिंग है हमारी। ठीक है, तो सोमवार को किरण जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल रहती है। पावर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पावर से आपको याद रखना है कि यहाँ पे 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की बात हो रही है, उसमें 4 इंडियन वुमेन है। कौन कौन सी, तो ये 4 वुमेन है, आपको याद रखना है। तो KI से हैं, ये पूरे वाले KI से हैं किरण मजूमदार शॉ, जो कि रैंक 76 पे है, एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है बायोकॉन इंडिया की। RO से हैं, RO ये बचा RO से हैं रोशनी नादर मल्होत्रा। ठीक है, और N से है निर्मला सीतारमन। ठीक है, N से है निर्मला सीतारमन। और सोम से कौन है, तो सोम से सोमा मंडल, जो कि 70th रैंक पे है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाई डिड UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस
इन्वोक्ड आर्टिकल 99 ऑफ यूएन चार्टर। तो यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी जनरल साहब हैं एंटोनियो गुटेरेस, तो उन्होंने आर्टिकल 99 क्यों इन्वोक किया है यूएन चार्टर का, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है टू स्टैब्लिश अ मिलिट्री अलायंस, सेकेंड ऑप्शन है टू कॉल फॉर इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्सेस, थर्ड ऑप्शन है टू ब्रिंग मैटर्स थ्रेटनिंग इंटरनेशनल पीस टू सिक्योरिटीज काउंसिल अटेंशन, और लास्ट ऑप्शन है टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द अग्रेसर्स। तो इन चारों ऑप्शन में आर्टिकल 99 किससे रिलेटेड है आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टू ब्रिंग मैटर्स थ्रेटनिंग इंटरनेशनल पीस टू सिक्योरिटी काउंसिल्स अटेंशन। ठीक है, तो ये आर्टिकल 99 है, ये स्पेशल प्रोविजन है यूनाइटेड नेशन चार्टर का, जिसके अंतर्गत जो है सेक्रेटरी जनरल साहब हैं वो कोई भी ऐसा मैटर जो उनको लगता है कि बहुत संजीदा मैटर है या बहुत ही प्रेसिंग मैटर है रिगार्डिंग इंटरनेशनल पीस, जिसको सिक्योरिटी काउंसिल का अटेंशन डिजर्व करता है, जो उसको यूज़ आर्टिकल 99 को यूज़ करके तो वो वाला मैटर वो सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रख सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 99 अलाउज सिक्योरिटी जनरल टू ब्रिंग मैटर्स थ्रेटनिंग इंटरनेशनल पीस टू सिक्योरिटी काउंसिल्स अटेंशन। ठीक है, तो ये किस लिए हुआ है, ये हुआ है सीज फायर स्टैब्लिश करने के लिए, किसके द्वारा, इसराइल के द्वारा। ठीक है, जो इसराइल जो गाज़ा पे मतलब हवाई फायर कर रहा है, करते जा रहे हैं, इसराइल डिफेंस फोर्सेस जो अटैक्स चल रहे हैं उनको रोकने के लिए, उनको सीज फायर करने के लिए आर्टिकल 99 का यूज़ किया है एंटोनियो गुटेरेस ने। ठीक है साथियों, और यहाँ पे ये प्रोविज़न जो है पहले भी यूज़ हो चुका है पर रेयरली इन्वोक किया जाता है, ऐसा नहीं है कि बस ये नॉर्म है, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, पास्ट एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में यूज़ हुआ था बेल्जियम्स कॉलोनियल रूल को एंड करने के लिए, और ट्यूनीशिया में हुआ था फ्रांस के नेवल और एयर फोर्सेस के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी फ्रांस के जो नेवल और एयर फोर्सेस हैं उन्होंने ट्यूनीशिया पे अटैक किया था, जिसको रोकने के लिए, जिसको सीज फायर के लिए आर्टिकल 99 यूज़ हुआ था। तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 99 किससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल 9 है मैटर्स थ्रेटनिंग इंटरनेशनल पीस टू सिक्योरिटी काउंसिल्स अटेंशन। ठीक है, कोई भी मैटर ऐसा, कोई भी ऐसा प्रेसिंग मैटर है जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय शांति जो भंग हो सकती है उसको सिक्योरिटी काउंसिल के समक्ष रखना, इनका आर्टिकल 99 के अंदर यही प्रोविजन है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज़ द प्रपोज नेम ऑफ सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना। ठीक है, तो पहले आपको ध्यान रखना है, याद में रखना है कि सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ खुल रही है, तो तेलंगाना में खुल रही है। कैसे याद रखेंगे, टी से ही ट्राइबल और टी से ही तेलंगाना, तो याद रखिएगा सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ खुल रही है, तो तेलंगाना में खुल रही है। अब आपको बताना है कि सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो तेलंगाना में खुल रही है उसका नाम क्या है। तो साथियों आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है मुलुगु ट्राइबल यूनिवर्सिटी, सेकेंड ऑप्शन है तेलंगाना सेंट्रल यूनिवर्सिटी, थर्ड ऑप्शन है समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, और फोर्थ ऑप्शन है ट्राइबल हेरिटेज यूनिवर्सिटी। तो इन चारों में से क्या नाम होगा जो कि प्रपोज किया गया है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का तेलंगाना में। तो साथियों इसका सही आंसर है समरक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अभी रिसेंटली एक बिल पास हुआ था जिसमें क्या बोला गया है कि सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है स्टैब्लिश की जाएगी तेलंगाना में, और इसके लिए लगभग 800-900 करोड़ रुपए जो है आवंटित कर दिए गए हैं। ठीक है, और जो नई यूनिवर्सिटी है उसका नाम होगा समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ठीक है, समक्का सरक्का जो है ट्राइबल यूनिवर्सिटी होगी, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में खोली जाएगी ये भी ध्यान देना है, तो मुलुगु डिस्ट्रिक्ट जो है तेलंगाना की वहाँ पे ये खोली जाएगी। ठीक है, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट जो है तेलंगाना की वहाँ पे ये खोली जाएगी। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी, तो सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में खोली जाएगी, तो ये मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में खोली जाएगी। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। टी से याद रखिएगा, टी से ट्राइबल यूनिवर्सिटी और टी से ही तेलंगाना, और टी के पहले आता है एस, तो एस से नाम होगा समक्का सरक्का। ठीक है, वैसे तो आपको याद ही हो जाएगा, 2-3 बार देखेंगे ही। ठीक है, आप इतना तो पढ़ेंगे ही, 2-3 बार रिवाइज करेंगे ही, समक्का सरक्का आराम से याद हो जाएगी। ठीक है, नहीं भी याद होगा तो ये याद रखिएगा ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो होगी उसका नाम कैसे होगा, तो टी जो है उसके जस्ट पहले आता है एस, तो एस से समक्का सरक्का। ठीक है, समक्का सरक्का, और ये कहाँ खोला जाएगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में ये खोला जाएगा। ये तेलंगाना की एक डिस्ट्रिक्ट है मुलुगु डिस्ट्रिक्ट। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु रिसेंटली रिसीव्ड अ 2-year बैन फॉर डोपिंग इन द फील्ड ऑफ फुटबॉल। तो किस फुटबॉल खिलाड़ी को 2 साल का बैन झेलना पड़ेगा डोपिंग के लिए। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है सुरेश सिंह वांगजाम, सेकेंड ऑप्शन है विघ्नेश, थर्ड ऑप्शन है फारूक चौधरी, और लास्ट ऑप्शन है राहुल केपी।
तो इन चारों में से किस फुटबॉल खिलाड़ी को 2 साल का बैन झेलना पड़ेगा डोपिंग की वजह से? ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है विघ्नेश। ठीक है, रेयर डोपिंग केस है ये फुटबॉल में। यहाँ पे केरला फुटबॉलर एम विघ्नेश जो हैं उनको उनकी जो अपील थी अगेंस्ट 2 ईयर बैन हैज़ बीन टर्न डाउन बाय नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी पैनल। ठीक है, तो उन्होंने किसी चीज़ का यूज़ किया था जो कि बैंड सब्सटेंस है टर्ब्यूटेलाइन, जो कि एक कफ सिरप है, उसका यूज़ बैन है मतलब स्पोर्ट्स में, लेकिन उन्होंने कंज्यूम कर लिया था जिसके बाद से उन पर डोपिंग के चार्जेस लगे थे और 2 साल का उनके ऊपर बैन लग गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा विघ्नेश। ठीक है, विघ्नेश। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे साथियों कि विक्स यूज़ कर लिए हैं, मान लीजिए विक है ना, तो याद रखिएगा विक्स यूज़ कर लिए हैं इसलिए उनके ऊपर बैन लग गया है, विक्स अलाउड नहीं है लगाना। ठीक है, ऐसा हम लोग दिमाग में बैठा सकते हैं इनकेस कंफ्यूज हुए तो। ठीक है, तो याद रखिएगा बैन किसके ऊपर लगा है, तो जिन्होंने विक्स यूज़ कर ली थी। विक्स से क्या था, विक्स से विक्सनेस। ठीक है, विघ्नेश। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने विक्स कहाँ यूज़ की थी, तो फुट में यूज़ कर ली थी। ठीक है, तो इससे फुटबॉल। ठीक है, विक्स कहाँ यूज़ की थी इन्होंने, तो विक्स इन्होंने यूज़ कर ली थी फुट में, इसलिए ये बैन लग गया। ठीक है, फुट से याद रखिएगा फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और केरला से आते हैं, इतना डीप में नहीं पूछना चाहिए, मैक्सिमम आपसे यही पूछेगा कि या तो बताइए कि विघ्नेश किस फील्ड से रिलेटेड है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, या किन के ऊपर बैन लगा है, किस फुटबॉल खिलाड़ी के ऊपर बैन लगा है, जैसा कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा विक्स लगाया फुट पे तो बैन हो गया। ठीक है, विक्स लगाया फुट पे तो बैन हो गया। ठीक है, विक्स से याद रखिए, विक्स से क्या था, विक्स से विघ्नेश और फुट से फुटबॉल। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी और ये वाली ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु रिसीव द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट पर्सनैलिटी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड। ठीक है, तो किसको नेशनल अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट पर्सनैलिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड? ठीक है, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रशांत अग्रवाल, सेकेंड ऑप्शन है राघव शर्मा, थर्ड ऑप्शन है नेहा गुप्ता और लास्ट ऑप्शन है आरव कपूर। तो इन चारों में से किसको नेशनल अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट पर्सनैलिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड? ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है प्रशांत अग्रवाल जी को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो प्रशांत अग्रवाल रिसीव्स नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट पर्सनैलिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि किसको ये बेस्ट पर्सनैलिटी का अवार्ड मिला है, तो प्रशांत अग्रवाल को। ठीक है, तो पी से ही पर्सनैलिटी है और पी से ही प्रशांत अग्रवाल है। ठीक है, पी से ही प्रशांत है और पी से ही पर्सनैलिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड को अवार्ड मिला है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज द रिवाइज्ड ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द फिस्कल ईयर 2024 अकॉर्डिंग टू आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? ठीक है, तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, तो उसके हिसाब से जो उसके अनुसार जो ग्रोथ फोरकास्ट है इंडिया की 2024 के लिए कितनी है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है 5%, सेकेंड ऑप्शन है 6%, थर्ड ऑप्शन है 7% और फोर्थ ऑप्शन है 8%। ठीक है, तो 5%, 6%, 7%, 8%, ये चार ऑप्शन है आपके सामने। तो साथियों इसका सही आंसर है 7%। ठीक है, 7% जो है रिवाइज्ड ग्रोथ फोरकास्ट है। ठीक है, रेपो रेट कितना है, तो रेपो रेट है 6.5%, ग्रोथ फोरकास्ट है 7% और इन्फ्लेशन है 5.4%। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, एमपीसी का डेटा है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ये डेटा है, जो कि है रेपो रेट 6.5%, ग्रोथ फोरकास्ट कितनी है 7% और इन्फ्लेशन कितना है 5.4%। ठीक है साथियों, और ये 2024 के लिए ये ग्रोथ फोरकास्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी इज सेट टू सक्सीड हु इन द इंडियन नेवी फॉर वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? तो वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी हैं, वो वाइस चीफ होने वाले हैं नेवल स्टाफ के। तो आपको बताना है वो किसको सक्सीड करेंगे इंडियन नेवी में फॉर द पोस्ट वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एडमिरल करमबीर सिंह, सेकेंड ऑप्शन है वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन, थर्ड ऑप्शन है वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार और लास्ट ऑप्शन है वाइस एडमिरल एस.जे. सिंह। तो वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी साहब किसको सक्सीड करेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? तो साथियों इसका सही आंसर है वाइस एडमिरल एस.जे. सिंह को। ठीक है, वाइस एडमिरल एस.जे. सिंह साहब को सक्सीड करेंगे वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, किस चीज़ के लिए, फॉर वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बने हैं, तो दिनेश त्रिपाठी बने हैं। ठीक है, दिनेश त्रिपाठी साहब जो है वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ नेवल स्टाफ बने हैं। ठीक है,
वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बने हैं? एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। ठीक है, तो कैसे याद कर रखेंगे? नव दिन। ठीक है, नव मतलब नया दिन। ठीक है, नव दिन। ठीक है, नव दिन। ठीक है, नव दिन। ठीक है, ये ट्रिक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नव दिन, नव से याद रखिएगा नेवल स्टाफ मतलब वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो कौन बना है? दिन। दिन से याद रखिएगा दिनेश त्रिपाठी। ये DIN इनके नाम में शुरुआत में है ना, DINESH। तो याद रखिएगा दिनेश त्रिपाठी साहब जो है वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं। ठीक है, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ठीक है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ आप कौन है? आप हमको बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे कैसे याद रखेंगे? नव दिन। ठीक है, नव से याद रखिएगा नेवल, NAV है ना इसमें, तो NAV नव दिन। ठीक है, नव दिन। नव से क्या है? नेवल स्टाफ मतलब वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। कौन बने हैं? दिन बने हैं, तो दिन से क्या है? दिनेश त्रिपाठी। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। और वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी साहब जो हैं वाइस एडमिरल SJ सिंह को क्या करेंगे? सक्सीड करेंगे, जो कि आउट गोइंग वाइस चीफ है नेवल स्टाफ के। ठीक है, तो SJ सिंह साहब को क्या करेंगे? सक्सीड करेंगे दिनेश त्रिपाठी साहब, वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी साहब। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच कंपनी रिसेंटली अनवील्ड इट्स लेटेस्ट 100,000 क्यूबिट क्वांटम चिप नेम्ड कॉन्डर। ठीक है, तो किस कंपनी ने 100 क्यूबिट क्वांटम चिप लॉन्च की है कॉन्डर के नाम से? ठीक है, कॉन्डर के नाम से किस कंपनी ने 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप लॉन्च की है? आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, सेकेंड ऑप्शन है IBM, थर्ड ऑप्शन है गूगल और फोर्थ ऑप्शन है इंटेल। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है IBM। ठीक है, IBM ने क्या किया है? कॉन्डर नाम की 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप लॉन्च की है। ठीक है, तो याद रखिएगा IBM ने की है। ठीक है, IBM ने क्या किया है? कॉन्डर नाम की एक 100 क्यूबिट क्वांटम चिप लॉन्च की है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ इन्फिनिटी फोरम होस्टेड बाय गिफ्ट IFSC? तो गिफ्ट IFSC जो है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, तो उन्होंने इन्फिनिटी फोरम होस्ट किया था, सेकेंड एडिशन इन्फिनिटी फोरम। तो उसको आपको बताना है कि उसकी थीम क्या थी इन्फिनिटी फोरम की, जो कि होस्ट किया गया था गिफ्ट IFSC द्वारा। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है ग्लोबल फाइनेंशियल रिवोल्यूशन, सेकेंड ऑप्शन है न्यू एज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, थर्ड ऑप्शन है नर्व सेंटर फॉर ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज और लास्ट ऑप्शन है गिफ्ट IFSC एक्सपेंशन। ठीक है, तो इन चारों में क्या थीम थी इन्फिनिटी फोरम की, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है नर्व सेंटर फॉर ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, नर्व सेंटर फॉर ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो इन्फिनिटी फोरम की थीम थी। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो इसका उद्घाटन करेंगे, एड्रेस करेंगे, उद्घाटन नहीं करेंगे, एड्रेस करेंगे सेकेंड एडिशन ऑफ इन्फिनिटी फोरम। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन्फिनिटी फोरम, पहली बात तो ये है कि ये सेकेंड एडिशन है इसका। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए दो चार डायमेंशन है इस पूरे क्वेश्चन के, सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो इन्फिनिटी फोरम का ये पहले तो देखना है सेकेंड एडिशन है। ठीक है, सेकेंड एडिशन है, ध्यान दीजिएगा कितना, दूसरा संस्करण है, सेकेंड एडिशन है। कौन होस्ट कर रहा है? तो गिफ्ट IFSC होस्ट कर रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी जो कि गिफ्ट सिटी में है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रेडिंग सिटी। ठीक है, तो इसको गिफ्ट IFSC होस्ट कर रहा है और इसकी थीम क्या है? नर्व सेंटर फॉर ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, नर्व सेंटर फॉर ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज। और पहला एडिशन कब हुआ था? पहला एडिशन 2021 में हुआ था। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे 4 डायमेंशंस देखे, क्या क्या देखे इन्फिनिटी फोरम से रिलेटेड, कि ये जो है सेकेंड एडिशन है। ठीक है, पहला एडिशन कब हुआ था? 2021 में हुआ था। ठीक है, कौन होस्ट किया है? गिफ्ट IFSC होस्ट किए हैं। ठीक है, गिफ्ट IFSC होस्ट किया है और थीम क्या है इस बार की? तो नर्व सेंटर फॉर ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है साथियों, आशा करते हैं सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, सारे डायमेंशंस क्लियर हुए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु लॉन्च द पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म ग्लोबल मीथेन रिडक्शन platform for development and global flaring and methane reduction partnership along with 18-month blueprint for methane reduction। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है ग्लोबल मीथेन रिडक्शन प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट और ग्लोबल फ्लेयरिंग एंड मीथेन रिडक्शन पार्टनरशिप? ठीक है, तो ये जो 2 प्लेटफॉर्म्स है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। ये पार्टनरशिप्स किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। कौन कौन सी पार्टनरशिप्स? ग्लोबल मीथेन रिडक्शन प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट एंड ग्लोबल फ्लेयरिंग एंड मीथेन रिडक्शन पार्टनरशिप। ठीक है, तो साथियों आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक,
सेकेंड ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इन चारों में से किसने ग्लोबल मीथेन प्रोडक्शन रिडक्शन प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट एंड ग्लोबल फ्लेयरिंग एंड मीथेन रिडक्शन पार्टनरशिप लॉन्च की है? तो साथियों इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने 2 प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं, क्या क्या नाम से? तो ग्लोबल मीथेन रिडक्शन प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट विच विल बी अ हब फॉर मीथेन रिडक्शन इन एग्रीकल्चरल एंड वेस्ट। तो ये एग्रीकल्चर और वेस्ट के बारे में बात करेगा, जो भी मीथेन निकलती है एग्रीकल्चरल और वेस्ट से उनको टैकल करेगा। और ग्लोबल फ्लेयरिंग एंड मीथेन रिडक्शन पार्टनरशिप विच फोकसेज ऑन रिड्यूसिंग मीथेन लीक्स इन ऑयल एंड गैस सेक्टर। ठीक है, तो ये ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए ये पार्टनरशिप है, ग्लोबल फ्लेयरिंग एंड मीथेन रिडक्शन पार्टनरशिप। और ग्लोबल मीथेन रिडक्शन पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट जो है वो मीथेन रिडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 2 अलग अलग सेक्टर्स हैं। हो सकता है आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ ले ये बना के कि ये जो मीथेन रिडक्शन प्लेटफॉर्म है ये ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए है, और फ्लेयरिंग एंड मीथेन रिडक्शन पार्टनरशिप ये एग्रीकल्चर के लिए है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप दोनों मार के आएंगे, आपको लगेगा दोनों सही है, पर ये गलत है, क्योंकि मीथेन रिडक्शन प्लेटफॉर्म जो है वो एग्रीकल्चर एंड वेस्ट के लिए है, और जो फ्लेयरिंग मीथेन रिडक्शन पार्टनरशिप है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए है। और साथ ही साथ 18 मंथ की ब्लूप्रिंट फॉर मीथेन रिडक्शन भी लॉन्च की गई है टू सेट अप 15 नेशनल प्रोग्राम्स टू रिड्यूस मीथेन इमिशन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये ग्लोबल मीथेन रिडक्शन प्लेटफॉर्म किसका है? तो वर्ल्ड बैंक का है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का है ग्लोबल मीथेन रिडक्शन प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट एंड ग्लोबल फ्लेयरिंग एंड मीथेन रिडक्शन प्रोग्राम। ठीक है, तो ग्लोबल मतलब जानते क्या होता है ना? ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया में। ठीक है, वर्ल्ड में पूरी, ग्लोबल मतलब वर्ल्ड पूरा, तो वर्ल्ड से ग्लोबल से याद रखिएगा, ऐसे ही वर्ल्ड, पर आपको पूरा याद रहना चाहिए कि ग्लोबल किससे जुड़ा हुआ है। ग्लोबल तो बहुत चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पर आपके लिए एक छोटी सी सहूलियत के लिए आपके लिए बता दिया जा रहा है कि जो ग्लोबल जुड़ा हो तो ध्यान दीजिएगा वर्ल्ड बैंक है। ग्लोबल किस चीज़ के लिए? ग्लोबल मीथेन रिडक्शन प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट, जो कि एग्रीकल्चरल वेस्ट में काम करेगा, और ग्लोबल फ्लेयरिंग एंड मीथेन रिडक्शन पार्टनरशिप, जो कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में मीथेन लीक्स को मॉनिटर करेगा और रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो साथियों आशा करते हैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच स्टेट रिसेंटली बिकेम फर्स्ट इन द कंट्री टू रिसीव हाईएस्ट नंबर ऑफ 18 जियोग्राफिकल टैग्स इन सिंगल डे। तो 18 जीआई टैग्स पाने वाला वो पहला राज्य कौन सा बना है जिसको एक ही दिन में 18 जीआई टैग्स मिले हैं? ठीक है, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है उत्तराखंड, थर्ड ऑप्शन है केरला, और फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान। तो इन चारों में से किस स्टेट को 18 जीआई टैग्स मिले एक सिंगल डे में, मेकिंग इट अ रिकॉर्ड? ठीक है, तो साथियों आपको याद रखना है, उत्तराखंड को एक ही दिन में 18 जीआई टैग्स मिलने के बाद ये रिकॉर्ड बन चुका है। ठीक है, तो 18 उत्तराखंड हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गेट हाईएस्ट नंबर ऑफ 18 जीआई टैग्स इन अ सिंगल डे। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो है कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, कुछ क्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स हैं, पर टोटल 18 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और टोटल जो हो गई है अब इनकी, तो इनकी 27 प्रोडक्ट्स हो गई हैं। ठीक है साथियों, तो 27 प्रोडक्ट्स हो गई हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड जो है ये पहला ऐसा राज्य बना है जिसको एक ही दिन में 18 जीआई टैग्स मिल गए हैं, तो ये रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, किसने? उत्तराखंड ने। ठीक है, उत्तराखंड ने, ध्यान दीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाउ मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया जॉइंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS कंसोर्टियम ड्यूरिंग COP28? ठीक है, तो हमको ये पता है, हम लोग ने थोड़े दिन पहले ही देखा था कि एनुअल क्लाइमेट समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 कहाँ हो रही है? तो दुबई में हो रही है। ठीक है, दुबई में हो रही है। अभी हम लोग ने थोड़े दिन पहले देखा था कि दुबई में एक अभी हेल्थ से रिलेटेड कोई डिक्लेरेशन था जिसको इंडिया ने नहीं साइन किया था, तो हम लोग ने वो पूरी बातें देखी थी कि क्यों नहीं किया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि इंडिया के साथ साथ कितनी और कंट्रीज़ ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ज्वाइन किया है, कंसोर्टियम को ज्वाइन किया है। ठीक है, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 5, सेकेंड ऑप्शन है 8, थर्ड ऑप्शन है 11, और फोर्थ ऑप्शन है 15। ठीक है, तो इन चारों में से जो ऑप्शन है, तो कितनी कंट्रीज़ ने इंडिया के साथ साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो कि COP28 कंसोर्टियम डेवलप हुआ था
ज्वाइन किया है। तो साथियों इसका सही आंसर है 11। ठीक है, 11 कंट्रीज़ ने इंडिया के साथ साथ ज्वाइन किया है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, इंडिया बिकम्स अ मेंबर ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कंसोर्टियम। कौन इसको लीड कर रहा है? तो ग्लोबल लीडरशिप काउंसिल ऑफ ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लानट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि बेस को कौन लीड कर रहा है। बेस मतलब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को कौन लीड कर रहा है? ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लानट। ठीक है, इसको लीड कर रहे हैं ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लानट लीड कर रहा है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को। ठीक है, तो टोटल 11 कंट्रीज़ ने ये जो है कंसोर्टियम को ज्वाइन किया है। ठीक है, इनका एम क्या है? इनका ये एम है कि ये कमिट किए हैं कि जो है 5 गीगावाट हो जाएगा बाय 2024। ठीक है, तो बेस्ट कंसोर्टियम इज कमिटेड टू अचीविंग कंबाइंड कमिटमेंट ऑफ 5 गीगावाट्स ऑफ BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बाय द एंड ऑफ 2024। ठीक है, तो एनर्जी स्टोरेज की कितनी कैपेसिटी डेवलप की जाएगी? 5 गीगावाट बाय 2024। इन 11 कंट्रीज़ ने ये प्लेज लिया है। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, इनका टारगेट भी याद रखिएगा कि 5 गीगावाट डेवलप करना है एनर्जी सिस्टम्स में। कब तक? 2024 तक, नेक्स्ट ईयर तक। ठीक है, और अलग दूसरी कंट्रीज़ कौन कौन सी है तो एक बार देख लेते हैं। तो बारबाडोस है, बेलीज़ है, इजिप्ट है, घाना है, कीनिया है, नाइजीरिया है, मोज़ाम्बिक है, मॉरिटेनिया है, मालावी है और टोगो है। तो ऑलमोस्ट ये सारी ही नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, सब नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं और कुछ कैरेबियन आइलैंड्स भी हैं। ठीक है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है कंट्रीज़ BESS, इनको कौन लीड कर रहा है? तो इनको लीड कर रहा है ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लानट। कितनी नेशन है उसमें, कितनी कंट्रीज़ हैं? तो 11 कंट्रीज़ हैं। इनका टारगेट क्या है? इनका टारगेट है कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को 5 गीगावाट तक डेवलप करना बाय 2024। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हम लोग ने सारे डायमेंशंस कवर कर लिए। कब आया ये? तो COP28 में ये आया है। ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दुबई में हो रही है वहाँ पे इंडिया ने ज्वाइन किया है बेस्ट कंसोर्टियम को। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों, यहाँ से अब हम लोग बैंकिंग और फाइनेंस करंट अफेयर्स को डील करेंगे। तो अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स में नहीं हैं, अगर आप बैंक एग्जाम्स में अपीयर नहीं हो रहे, तो आप यहाँ वीडियो ड्रॉप करके जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद सारे ही करंट अफेयर्स जो है बैंकिंग और फाइनेंस से ओरिएंटेड रहेंगे, तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होने वाला अदर एग्जाम्स में। ठीक है साथियों, तो बैंकिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ध्यान दें। आप अपना क्वेश्चन देखें यहाँ पे। इंडियन ऑयल एंड EKI एनर्जी रिसेंटली साइंड अ डील फॉर द प्रमोशन ऑफ विच इनिशिएटिव? तो इंडियन ऑयल और EKI एनर्जी ने किस डील के लिए, किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए एक इनिशिएटिव साइन किया है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, आपको उसका इस इनिशिएटिव का नाम बताना है। तो आपके ऑप्शन है प्रोजेक्ट शक्ति, सेकेंड ऑप्शन है सूर्य नूतन, थर्ड ऑप्शन है ग्रीन रिवोल्यूशन और फोर्थ ऑप्शन है सोलर हार्मनी। तो इन चारों में से किस प्रोजेक्ट को किस इनिशिएटिव के लिए जो है इंडियन ऑयल और EKI एनर्जी ने पार्टनरशिप डील साइन की है, आपको ये बताना है। तो साथियों, इसका सही आंसर ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं है, इसका सही आंसर है सूर्य नूतन। ठीक है, सूर्य नूतन जो है इनिशिएटिव है किसके किसके बीच? इंडियन ऑयल और EKI एनर्जी के बीच। ठीक है, EKI एनर्जी के बीच कौन सा इनिशिएटिव है? तो सूर्य नूतन है। नाम से ही समझ में आ रहा है, ये सोलर एनर्जी को प्रमोट करेगा। ठीक है, तो उसको कैसे याद रखेंगे? एक ही इंडियन सूर्य है। ठीक है, एक ही इंडियन सूर्य है। ठीक है, एक ही इंडियन सूर्य है। ठीक है, एक ही इंडियन सूर्य है। एक ही इंडियन सूर्य। ठीक है, एक से क्या रखेंगे? EKI एनर्जी, EKI एनर्जी, इंडियन से क्या है? इंडियन ऑयल है, और सूर्य से क्या है? सूर्य नूतन। ठीक है, इनिशिएटिव का नाम है सूर्य नूतन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि EKI एनर्जी ने किसके साथ मिलकर सूर्य नूतन इनिशिएटिव लॉन्च किया है, तो आप याद रखेंगे एक ही इंडियन सूर्य है, तो इंडियन ऑयल। ठीक है, इंडियन ऑयल ऐसे पूछेगा आपसे कि इंडियन ऑयल ने किसके साथ मिलकर सूर्य नूतन इनिशिएटिव लॉन्च किया, तो आपको याद रखना है इंडियन। कैसे याद रखना है? एक ही इंडियन सूर्य है, तो एक मिसिंग है इसमें, तो एक एनर्जी EKI एनर्जी। ठीक है, और अगर आपसे ऐसे पूछेगा तो आप बता ही लेंगे एक इंडियन सूर्य, एक इंडियन सूर्य। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने। रिसेंटली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस अ पार्टनरशिप विद विच कंपनी फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, सेकेंड ऑप्शन है विप्रो, थर्ड ऑप्शन है इन्फोसिस
और फोर्थ ऑप्शन है एक्सेंचर। ठीक है, तो इन चारों में सही आंसर है साथियों एक्सेंचर। ठीक है, एक्सेंचर के साथ यूनियन बैंक ने पार्टनरशिप की है फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यूनियन बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, तो यूनियन बैंक ने एक्सेंचर के साथ पार्टनरशिप की है। तो याद रखिएगा यूनियन का जो एसी है वो डिजिटल है। ठीक है, यूनियन का एसी जो है वो डिजिटल है। किसका एसी डिजिटल है, तो यूनियन का एसी डिजिटल है। ठीक है, यूनियन का एसी डिजिटल है, तो यूनियन से क्या होगा, यूनियन बैंक। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एसी से क्या होगा, एक्सेंचर। एसी देखिए इसमें स्टार्टिंग में ना एक्सेंचर हो गया, और डिजिटल से क्या होगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपसे ये पूछता है यूनियन बैंक और एक्सेंचर ने किस चीज़ के लिए पार्टनरशिप की है, तो आपको याद रहेगा यूनियन का जो एसी है वो डिजिटल है, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा यूनियन का जो एसी है वो डिजिटल है। ठीक है, यूनियन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनियन रिप्रेजेंट कर रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है साथियों, एसी रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेंचर। और डिजिटल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लिए, तो डिजिटल से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस कोलैबोरेटेड विद ONDC फॉर द भारत बिल्ड फॉर भारत इनिशिएटिव। तो बिल्ड फॉर भारत इनिशिएटिव के लिए ONDC ने किसके साथ पार्टनरशिप की है। ONDC आपको पता होगा ना, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, तो साथियों आपको बताना है ONDC का जो बिल्ड फॉर भारत है उसके लिए किस कंपनी ने कोलैबोरेट किया है ONDC के साथ। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है गूगल क्लाउड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है अमेजॉन वेब सर्विसेज, और फोर्थ ऑप्शन है IBM इंडिया। ठीक है, इन चारों में से किसने ONDC के साथ मिलके बिल्ड फॉर भारत इनिशिएटिव कोलैबोरेट किया है। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है गूगल क्लाउड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ये पार्टनरशिप की है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ। ठीक है, तो ONDC ने पहले तो आपको याद रखना है ONDC ने ये लॉन्च किया है बिल्ड फॉर भारत। ठीक है, बिल्ड फॉर भारत क्या लॉन्च किया है, बिल्ड फॉर भारत। किसके साथ मिलके, तो गूगल के साथ मिलके, एंटेलर प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलके, पेटीएम के साथ मिलके, प्रोटियन गवर्नमेंट के साथ मिलके, और स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलके। ठीक है, ये बहुत ढेर सारे लोग हैं, पर इसमें गूगल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए गूगल को जो है साइन आउट मतलब गूगल को जो थोड़ा सा स्टैंड आउट किया गया था, इसीलिए कि ये क्वेश्चन बन जाए अच्छे से। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ONDC जो है लॉन्च किया है नेशन वाइड इनिशिएटिव जिसका नाम है बिल्ड फॉर भारत। ठीक है, बिल्ड फॉर भारत। इसमें कौन कौन कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो इसमें गूगल इंडिया कोलैबोरेट कर रहे हैं, एंटलर कोलैबोरेट कर रहे हैं, पेटीएम कर रहे हैं, प्रोटियन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, और स्टार्टअप इंडिया। इसमें क्या होगा, इसमें जो है टेक्नोलॉजिकल और एंटरप्रेन्योर पोटेंशियल को सपोर्ट किया जाएगा अक्रॉस 50 सिटीज़। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल और एंटरप्रेन्योरियल पोटेंशियल को सपोर्ट किया जाएगा अक्रॉस 50 सिटीज़। तो याद रखना है बिल्ड फॉर भारत किसकी इनिशिएटिव है, तो ONDC की इनिशिएटिव है। ठीक है, ONDC की क्या है इनिशिएटिव, बिल्ड फॉर भारत। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, who has been named the chairman of Max Life Insurance Company Limited with effect from 5th of December 2023। तो 5th of December 2023 के बाद से जो चेयरमैन कौन बने हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के, आपको ये बताना है। ठीक है, तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के कौन चेयरमैन बने हैं आपको ये बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्ट सा, अपॉइंटमेंट बेस्ड। तो आपको बताना है, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है राजीव आनंद, सेकेंड ऑप्शन है अमिताभ चौधरी, थर्ड ऑप्शन है आदित्य पुरी, और फोर्थ ऑप्शन है NR नारायण मूर्ति साहब। ठीक है, तो इन चारों में से चेयरमैन कौन बने हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है राजीव आनंद। ठीक है, राजीव आनंद साहब जो हैं वो सक्सीड करेंगे अनिलजीत सिंह को किस चीज़ में, चेयरमैन बनने में, किसके, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के। ठीक है, तो राजीव आनंद जो है चेयरमैन बनेंगे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, बहुत आसान है, आपको मैक्सिमम आनंद चाहिए ना, आनंद हमेशा एकदम मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तभी तो आप इतनी पढ़ाई कर रहे हैं कि आपको आनंद एकदम मैक्सिमम आए। ठीक है, तो याद रखिएगा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के कौन चेयरमैन बने हैं, तो आनंद साहब बने हैं, राजीव आनंद, क्योंकि मैक्स आनंद चाहिए, मैक्स मतलब मैक्सिमम आनंद, और आनंद साहब याद रखिएगा राजीव आनंद साहब जो है चेयरमैन बने हैं। ठीक है, इन्होंने किसको सक्सीड किया है, तो इन्होंने अनिलजीत सिंह को सक्सीड किया है। ठीक है, अनिलजीत सिंह को सक्सीड किया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू बूस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स इन इंडिया एंड फिनलैंड। तो इंडिया एंड फिनलैंड में स्टार्टअप सिस्टम्स को बूस्ट करने के लिए कहाँ किसके किसके बीच एमओयू साइन किया गया है, किन ऑर्गेनाइजेशंस के बीच एमओयू साइन किया गया है, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है नीति आयोग और फिनलैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सेकेंड ऑप्शन है आपके सामने इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड फिनिश मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड एम्प्लॉयमेंट। थर्ड ऑप्शन है केरला स्टार्टअप मिशन एंड बिजनेस फिनलैंड। और लास्ट ऑप्शन है केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड फिनिश इनोवेशन फंड सीट्रा। तो इन चारों में से किसने एमओयू साइन किया है रिलेटेड टू बूस्टिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया एंड फिनलैंड। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरला स्टार्टअप मिशन एंड बिजनेस फिनलैंड। तो केरला स्टार्टअप मिशन और बिजनेस फिनलैंड ने एमओयू साइन किया है टू बूस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स इन इंडिया एंड फिनलैंड। तो याद रखिएगा केरला स्टार्टअप मिशन ने, KSUM ने और बिजनेस फिनलैंड ने ये एमओयू साइन किया है। ठीक है, केरला स्टार्टअप मिशन ने किया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच एंटिटीज हैज गोदरेज ग्रुप पार्टनर्ड विद एज पार्ट ऑफ इट्स निर्माण डिजिटल प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव फॉर MSMEs। तो गोदरेज ग्रुप ने अपने निर्माण डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए किस ऑर्गेनाइजेशंस किस एंटिटीज़ के साथ पार्टनरशिप की है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो गोदरेज ग्रुप ने अपने निर्माण डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए किन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप की है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है HDFC बैंक, मास्टर कार्ड एंड फ्लिपकार्ट। सेकेंड ऑप्शन है DBS बैंक इंडिया, वीज़ा एंड अमेजॉन। थर्ड ऑप्शन है ICICI बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस एंड अलीबाबा। और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रुपए और वॉलमार्ट। तो गोदरेज ग्रुप ने किसके साथ साइन किया है निर्माण डिजिटल प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव के लिए, आपको ये बताना है। ठीक है, तो साथियों इसका सही ऑप्शन अगर आप सोच रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, रुपए, वेलमार्ट है, जो कि लास्ट ऑप्शन है, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सही आंसर है ऑप्शन बी, DBS इंडिया, वीज़ा और अमेजॉन के साथ गोदरेज ग्रुप ने पार्टनरशिप की है। ठीक है, किस चीज़ के लिए, तो निर्माण डिजिटल प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव के लिए, जो कि MSMEs को एनहांस करेगा, MSMEs की जो वैल्यू एडेड सर्विसेज है उनको करेगा, मार्केट रीच करेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा गोदरेज ग्रुप ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, DBS बैंक इंडिया के साथ, वीज़ा के साथ और अमेजॉन के साथ, अमेजॉन के साथ। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, गॉड कैसे निर्माण करता है, विदा करके निर्माण करता है। ठीक है, विदा करके निर्माण करता है। ठीक है, गॉड कैसे निर्माण करता है, गॉड से याद रखिएगा गोदरेज ग्रुप, निर्माण तो जो उनका इनिशिएटिव है, और विदा क्या है, VI से वीज़ा, D से DBS इंडिया, ठीक है, D से DBS बैंक और A से अमेजॉन। ठीक है, A से अमेजॉन। तो याद रखिएगा कि गॉड कैसे निर्माण करता है, तो विदा करके निर्माण करता है। ठीक है, गॉड निर्माण और विदा। ठीक है, गॉड कैसे विदा करता है, तो निर्माण करके विदा करता है, गॉड निर्माण विदा करके करता है। ठीक है, गॉड से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गोदरेज ग्रुप, गोदरेज ग्रुप का क्या कौन सा इनिशिएटिव है, तो निर्माण इनिशिएटिव है, किसके साथ कर रहा है मिलके, विदा के साथ, विदा से VI से वीज़ा, D से DBS इंडिया और A से अमेजॉन। ठीक है, अगर आपसे ये पूछेगा कि विदा मतलब वीज़ा, DBS बैंक और अमेजॉन ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है, तो आपको पता होगा कि कौन विदा करेगा निर्माण करके, तो गॉड करेंगे, तो गोदरेज ग्रुप। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा गोदरेज ग्रुप और वीज़ा, DBS बैंक और अमेजॉन ने किस इनिशिएटिव के लिए पार्टनरशिप की, तो आपको पता रहेगा कि गॉड निर्माण करके विदा करता है। ठीक है, गॉड निर्माण करके विदा करता है, तो निर्माण इनिशिएटिव जो है वो गॉड का है, गोदरेज ग्रुप का है। ठीक है साथियों, एक बार फिर से देख लेते हैं, गॉड निर्माण करके विदा करता है, गॉड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, गॉड मतलब गोदरेज ग्रुप, ट्रिक बता रहे साथियों, ध्यान दीजिएगा, निर्माण मतलब निर्माण इनिशिएटिव इनका, और विदा से क्या है जिसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है, VI से वीज़ा सर्विसेज, हाँ वीज़ा, D से DBS बैंक और A से अमेजॉन। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ पे DBS बैंक, वीज़ा और अमेजॉन। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु रिसेंटली टुक चार्ज एज चेयरपर्सन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है स्विगी। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, स्विगी के नए चेयरपर्सन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बने हैं, तो कृपालू जी महाराज, आनंद कृपालू। ठीक है, आनंद कृपालू साहब जो हैं स्विगी के क्या बने हैं,
चेयरपर्सन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने हैं, ठीक है, चेयरपर्सन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने हैं। तो स्विगी के जो चेयरपर्सन है बहुत ही कृपालु हैं, सबको संडे मील देते हैं फ्री में, चीट मील देते हैं फ्री में, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो स्विगी के जो चेयरपर्सन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं वो कृपालु हैं, ठीक है, कृपा करते रहते हैं, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो साथियों ये लास्ट स्लाइड पे हम लोग पहुंच गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे CII की प्रोजेक्शंस देख लेते हैं इंडिया की ग्रोथ के लिए। तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट किया है 6.8% फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट फिजिकल ईयर 24, मतलब 23-24, और एक्सेलरेशन टू 7% इज सब्सिक्वेंट फिजिकल ईयर 25, ठीक है। तो 24 के लिए इन्होंने 6.8% अपनी ग्रोथ प्रोजेक्शंस दी हैं, और फिजिकल ईयर 25 के लिए 7% ग्रोथ प्रोजेक्शंस दी हैं, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। नहीं भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि क्या अच्छा नहीं लगा है, कहाँ हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है साथियों। खूब मेहनत करते रहिएगा, जल्दी आपको सफलता मिलेगी। इसी आशा के साथ हम लोग कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।